अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। हम चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट इट। इसमें टॉपिक जो है हमारा है बायोलॉजिकल मेथड, जो आज हम सारा डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड होते क्या हैं और उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि साइंस क्या है। साइंस मैंने जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि साइंस जो है किस चीज़ की स्टडी है। ऑब्जर्वेशन, हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, मुआयना करते हैं किसी चीज़ का, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या आया वो चीज़ किस तरह से डिपेंड कर रही है हम पे, या वो क्या उसके करैक्टर हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, नतीजे पे आते हैं। क्यों ये सब कुछ हम कर रहे हैं? क्योंकि लाइफ के जो हमारी लाइफ है, जो हमारी नेचर है, हमने उसके प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना है। एक बार फिर से सुन लें, नेचर के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे, और फिर एक्सपेरिमेंटेशन की बेसिस पे हम कंक्लूजन्स बनाते हैं, नतीजे बनाते हैं, मॉरल्स बनाते हैं। तो ये हम सारा जो स्टडी है वो साइंस में करते हैं। ये साइंस की डेफिनेशन है हमारे पास। और फिर उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, वो है बायोलॉजिकल मेथड। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, फिर उसका मेथड क्या होता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपके पास ये दो डेफिनेशंस है कि बायोलॉजिकल मेथड्स क्या हैं और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या चीज़ें हैं। तो ये जो है ना, सबसे पहले गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था और फिर उसने बताया था कि जी बायोलॉजिकल मेथड्स होते क्या हैं, किस तरह से हमारी जो है वो साइंस में रोल प्ले कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। 500 साल पहले उन्होंने बताया था, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या क्या किया था, बहुत सारे बायोलॉजिकल मेथड्स के बेसिस पे बहुत सारी रिसर्चेस की थी जो कि मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी में थी। अब हम देखते हैं कि जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं, वो की फर्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 20 पे। अब साइंटिफिक यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म है, कोई मैन है, उसने इन्वेस्टिगेट करना है, वो पता लगा रहा है कि हम जो हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के साथ हमारा क्या रिलेशन है उसको, जाहिर सी बात है इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात हैं हम, तो हम सोचेंगे, अक्ल है तो हम सोचेंगे ही ना कि जो चीज़ है, फ़र्ज़ करे कोई भी चीज़ है, वो हो किस तरह से रह गया, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही होती हैं, ठीक है। कोई भी हमने चीज़ जो है ना इन्वेस्टिगेट करनी है, अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और उसको हमने उसका पता लगाना है, तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या उन्होंने बताया हुआ है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने का मेथड है ना, जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। हम उन स्टेप्स को फॉलो करके कोई एक कंक्लूजन पे आते हैं, किसी लॉ पे आते हैं या कुछ भी रिजल्ट निकालते हैं। वो सबसे पहला उसका पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने देखना है कि प्रॉब्लम है क्या, फिर ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व करना है, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, क्रिएट टेबल्स एंड ग्राफिक्स, एंड लास्ट पे है हमारे पास रिपोर्टिंग द रिजल्ट। उसके आगे अब हम इन स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है, कोई भी बायोलॉजिस्ट है ना, उसने सबसे पहले क्या इनकाउंटर करना है, क्या देखना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कौन सी, ठीक है। फिर उसने क्या करना है, बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करना है, उसको लेना है, और सबसे पहले उसने क्या करना है जी, इनकाउंटर करना है कि जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कौन सी। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है, ठीक है, किसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड। बायो मीन्स लाइफ है ना, तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड ही होगा कोई क्वेश्चन।
ऐसा क्वेश्चन जो कि बायोलॉजिस्ट के अपने जहन में भी आ सकता है या फिर उससे किसी ने पूछा भी होगा। हम बज़ाहिर मतलब कोई भी आम इंसान है, वो कोई फॉर एग्जांपल कोई बायोलॉजिस्ट है, उसे कहे कोई क्वेश्चन पूछ ले या फिर कोई भी उससे बात कर ले, तो वो उसको जाहिर सी बात है अगर वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो उससे सोचेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि जी ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट उसका स्टेप, पहले स्टेप में उसको पता चल गया कि जी ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऑब्जर्व करेगा मतलब कि सोचेगा कि जी ऑब्जर्वेशन होती कैसे है। अब ऑब्जर्वेशन कैसी होती है, 5 सेंसेस से, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। इन सब अपनी समातों को गौर में रख के इनको यूज़ करते हुए हम सोचना शुरू करेंगे। अब हमने देखना है कि ऑब्जर्वेशन जो है कितनी टाइप्स की है। या तो ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव हो सकती है या फिर ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव हो सकती है। ठीक है, क्वालिटी किसी भी चीज़ की क्वालिटी डिस्क्राइब करना कि वो किस तरह की है, और क्वांटिटी मतलब कि उसकी मिकदार बताना कि वो क्या है और कितनी है। हम देखेंगे कि दोनों ऑब्जर्वेशंस में से अच्छी कौन सी है, एक्यूरेट कौन सी है। अब देखें, अगर हमारे पास किसी चीज़ की क्वांटिटी पता हो गई जी ये 2 हैं, ये 4 हैं या क्या है, ठीक है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है क्योंकि वो वेरिएबल की नंबर में होती है और रिकॉर्ड की जाती है नंबर्स की फॉर्म में। तो उसको मेजर करना, उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, किसकी निस्बत, क्वालिटेटिव की निस्बत। अब अगर फ़र्ज़ करें हमें किसी ने कहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वाटर का, वो बॉइलिंग पॉइंट से ठंडा है। अब हमें चलेंगे, ये तो क्वालिटेटिव है जी, ऑब्जर्व कर लिया हमने। अब क्वांटिटेटिव में क्या स्टडी किया जाएगा जी, कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो ये मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म है ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, उसके आगे इसी तरह से उन्होंने बताया है कि अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। लीटर वाटर जो है ना, 1 लीटर पानी हो तो वो हैवियर है किससे, 1 लीटर एथेनॉल से। अब क्वांटिटेटिव में उन्होंने बता दिया है कि 1 लीटर वाटर जो है वो 1000 ग्राम है, जबकि 1 लीटर एथेनॉल जो है उसका वेट 789 ग्राम्स है। तो इससे हमें वाज़िया तौर पे पता चल जाता है चीज़ का, तो इसलिए क्वांटिटेटिव जो है वो मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म है ऑब्जर्वेशंस। और उसमें एक चीज़ आती है, या तो हम कोई चीज़ पढ़ना शुरू कर दें, स्टडी करना शुरू कर दें, जो कि पिछले बायोलॉजिस्ट या पिछले जो साइंटिस्ट है ना उन्होंने लिखी हुई है, उन्होंने किया हुआ है वो काम, तो हम उसको रीड करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो ग्रो करती है। ठीक है, अब आगे हमारे पास जो है ना कुछ टाइप्स हैं, मतलब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का सिंपल सा डिफरेंस है, तो ये आप लोग एक बार देख लें, बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे क्वालिटेटिव जो है, यहाँ पे लिखा है इट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ समथिंग एंड समवन। किसी भी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि एग्जांपल है स्किन कलर, आई कलर, हेयर टेक्सचर। अब ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये क्वालिटी डिस्क्राइब करती है कि जी फलां का स्किन कलर ब्राउन है, येलो है, वाइट है या जो भी है। तो ये किसी पर्सन की क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताई जाती है कि फलां बंदे की हाइट 5.6 है। तो इसमें किसी किस्म का भी कोई शक ही नहीं रहता कि जी 5.6 नहीं होगी, कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या कुछ भी इस तरह से। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपोथेसिस। अब कोई भी अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होती है तो उसका नेक्स्ट स्टेप भी होता है, उसका नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है मफरूज़ा लगाना। कोई भी हमारे पास जो लंबी चौड़ी ऑब्जर्वेशन हमने की है, उसको एक शॉर्ट से सेंटेंस में, शॉर्ट फॉर्म में एक आइडिया पूरा उसका होना चाहिए, जो कि हमने ऑब्जर्वेशन में स्टडी किया है ना, जो हमने ऑब्जर्व किया है उसका पूरा प्रॉपर आइडिया भी दे और हो भी शॉर्ट फॉर्म में। तो द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसमें ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाता है कि हाइपोथेसिस जो है वो जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एक मखसूस, एक जो होता है ना प्रॉपर मरकजी ख्याल जैसे होता है उस तरह से होना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन को जो है उस ऑब्जर्वेशन को एग्री भी करे। ये ना हो कि ऑब्जर्वेशन हमने कोई की हुई है और हाइपोथेसिस कोई बना दे। उसको जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल होना चाहिए, और हाइपोथेसिस को टेस्टेबल होना चाहिए।
कि हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। और ये नहीं होना चाहिए, मतलब उसको फॉल्सेबल भी होना चाहिए, या तो वो सही हो सकती है या तो वो गलत हो सकती है। तो उसके हमारे पास बहुत सारे उसमें मेथड्स होने चाहिए कि वो हम प्रूव कर सकें कि हाइपोथेसिस डिसप्रूव भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। इसके आगे ये छोटा सा जो डेफिनेशन और एग्जांपल है हाइपोथेसिस की, आप देख लें। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एक क्वेश्चन का ना शॉर्ट सा आंसर होता है, ठीक है। हमारी जो इसमें एग्जांपल्स आती हैं वो है लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल और स्टार्ट शुगर हाइपोथेसिस। ये जो स्टार्ट वाली है ना, ये दो, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, ये एंजाइम्स की जो है हाइपोथेसिस है। लेकिन जो स्टार्ट शुगर हाइपोथेसिस है वो जो है हमारी फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड है। तो ये आप लोग फर्दर आगे जाके स्टडी करेंगे। अब अगर तो हमें पता चल गया है जे कि हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, तो अब हम फर्दर स्टेप करेंगे उसमें डिडक्शन, उसको मज़ीद शॉर्ट करेंगे और क्या करेंगे कि एक ऐसी डिडक्शन बनाएंगे, रिजल्ट बनाएंगे हाइपोथेसिस से, ठीक है। एक ट्रू हाइपोथेसिस से जो हम रिजल्ट बनाते हैं उसको डिडक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम इफ एंड देन का लॉजिक यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ एंड देन का क्या लॉजिक हो सकता है हमें, कि यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको एग्जांपल दूँ कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। इफ़ और देन आ गए, देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है तो जितने पर्सन जिनको मलेरिया हुआ है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये डिडक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, जो हमारे पास डिडक्शन आई है ना, अब हमने उसको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने हैं, टेस्ट करने हैं, टेस्टिंग करनी है उसकी कि वो ट्रू है या फॉल्स है। उसको किसी तरह से दूसरे साइंटिस्ट ने गलत साबित करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होगा कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे कि आया जो हाइपोथेसिस या डिडक्शन उन्होंने बनाई है एक बायोलॉजिस्ट ने, वो सही है या नहीं। अगर तो वो सही है तो वो नेक्स्ट आगे चली जाएगी, लेकिन अगर तो वो गलत है हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि वो वैलिडिटी टेस्ट करेंगे कि ये क्या क्या किन किन चीज़ों पे पूरी उतर रही है, मतलब कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। अब इसमें क्या करता है बायोलॉजिस्ट क्या करता है, एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा जो है ना उसको गैदर करता है। जो उसने एक्सपेरिमेंटेशन की थी ना, उसमें डाटा जो भी उसने उसका कंक्लूजन आया था वो डाटा गैदर करेगा, डाटा को ग्रुप्स बनाएगा, उसके उनकी एवरेज निकालेगा, कंपेयर करेगा और फिर एक कंक्लूजन पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास आता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। अब रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स में क्या होगा, कोई बुक, कोई जर्नल, कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, इन सब चीज़ों में बैठ के वो अपना जो रिज़ल्ट उसने अपना जो भी उसने एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म की थी कंक्लूजन पे आया था उसको शो कराएगा, पब्लिश करेगा सबके सामने, ठीक है। जो भी उसने फाइंड किया है, कोई भी अगर उसने कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की है तो वो उसको किसी नेशनल या इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं साइंटिस्ट की तो उसमें बताएगा, या फिर सेमिनार्स होते हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में तो उसमें अपनी जो उसने रिज़ल्ट शो किया है वो उसको बताएगा। और फिर क्या होगा, ये जो रिज़ल्ट है ना, पब्लिशिंग द रिज़ल्ट, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है साइंटिफिक मेथड में। अगर फ़र्ज़ करें उसने सारा कुछ कर लिया, रिज़ल्ट को समराइज़ कर लिया, ठीक है, लेकिन पब्लिश नहीं किया, सिर्फ उसके पास है, तो उस रिज़ल्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो रिज़ल्ट जब पब्लिश करेगा तो वो दूसरे लोगों को कहेगा कि आप लोग इसको वेरीफाई करें कि ये सही है क्या नहीं है। सही है तो इसको दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इससे नॉलेज लें जो मैंने रिज़ल्ट फाइंड की है, ठीक है। तो यही था आज का हमारा सारा टॉपिक, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।